हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निक्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं इम्पॉर्टेंट जो जीके की बुकें हैं या फिर जनरल स्टडीज़ की बुकें हैं वो इंग्लिश मीडियम में लेके आऊँगा। तो दोस्तों, उस सीरीज़ में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लूसेंट जीके। अब लूसेंट के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जीके की बेस्ट बुक है इन द कंट्री। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी को छोड़ के। किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए इसको रेफ़र कर सकते हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है। एसएससी, बैंक, रेलवे, जो कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस बुक को अगर अच्छे से कर चुके हैं तो जीएस वाला सेक्शन आप इजीली हैंडल कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आज से आपके लिए शुरू कर रहा हूँ लूसेंट जीके इंग्लिश मीडियम में। हर एक टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये। 15 से 20 मिनट में मैं हर एक वीडियो बनाऊंगा। एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। इस तरह से पूरी बुक को 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हर दिन 2 से 3 वीडियो मैं लेके आऊँगा, तो कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा दोस्तों, और इस बुक को अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री को हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोस्तों। What is history? The study of the past is called history. The English word history is derived from the Greek word historia, meaning research, inquiry, or investigation. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस 484 BC to 425 BC was first real historian of the world. He wrote only one book, The Histories, in 430 BC. The Histories describes the background and events of the Greco-Persian / Greek-Iranian wars. It was the Roman philosopher Cicero 106 BC to 43rd BC who first of all called Herodotus the father of the history. तो दोस्तों देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं दो, मेनली दो हैं। हेरोडोटस, इन्होंने लिखी है द हिस्ट्रीज, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। दूसरा, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा पहली बार? सिसेरो ने कहा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। द जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके 1795 to 1886 AD is known as the father of modern history. According to Ranke, the task of historian is to describe the past as it actually was. मतलब पास्ट को एज इट इज डिस्क्राइब करना ही हिस्टोरियन का टास्क है, वॉट इट एक्चुअली वॉज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। द जर्मन फिलोसोफर and propounder of thesis antithesis synthesis theory Hegel 1770 to 1831 once said history repeats itself. Later on, German economist and philosopher Karl Marx 1818 to 83 AD extended the line. History repeats itself first as tragedy, second as farce. ओके फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. Carr 1892 to 1982 AD, history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। एक तरह से नेक्स्ट टॉपिक है अ सिस्टम ऑफ डेटिंग। जब डेटिंग करते हैं दोस्तों किसी भी इवेंट की या किसी भी हिस्ट्री में कई इवेंट्स की, तो मेनली बीसी और एडी में होता है। तो हम समझ लेते हैं बीसी और एडी है क्या। बीसी इज एक्रोनिम ऑफ बिफोर क्राइस्ट। दिस इज एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
So the years before the birth of Jesus Christ is known as before Christ, and it is denoted as BC in short. Example: Gautam Buddha was born in 563 BC and died in 483 BC. Alexander the Great was born in 356 BC and died in 323 BC. Okay friends, आगे देखते हैं. AD is the acronym of Anno Domini. This is a Latin phrase meaning in the year of the Lord Jesus Christ. So the years beginning with the birth of Jesus Christ is known as Anno Domini, and it is denoted as AD in short. Example: Jesus Christ was crucified in 30 AD. Okay, important. Kushan ruler Kanishk ascended the throne in 78 AD. Hazrat Muhammad was born in 570 AD and died in 632 AD. दोस्तों इनमें देखिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पहले तो देखिए ये जो डेट्स है ना, सॉरी दोस्तों, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड इन 30 AD, कुशान रूलर कनिष्क वॉज असेंडेड द थ्रोन इन 78 AD, हजरत मोहम्मद वॉज बॉर्न इन 570 AD एंड डाइड इन 632 AD. ये सारी डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये भी समझना है कि AD क्या है, एनो डोमिनी क्या है. ठीक है. देखिए दोस्तों जरा टाइम लाइन को देख लीजिए. टाइम लाइन क्या होती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, वही ये डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है. द लाइन डिस्प्लेइंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम इज कॉल्ड टाइम लाइन. अब ये देखिए बर्थ को दिखाया गया 0 से, उसके आगे पहला साल है 1 AD, दूसरा साल है 2 AD, तीसरा 3 AD, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा. उसके पीछे एक साल पीछे जाते हैं तो 1 BC, 2 साल पीछे जाते हैं 2 BC, 3 साल पीछे 3 BC. इसी तरह से उसके पीछे का समय BC के माध्यम से दिखाया जाता है. थ्रू BC टाइम इज शोन. ओके, अब उसी चीज को थोड़ा पढ़ लेते हैं. फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टाइम लाइन इट इज क्लियर दैट द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड. ठीक है. विज 500 BC, 5 BC, 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC. ये ऐसे चलता है 1 BC, 2 BC, 3 BC. जैसे 500 BC है, उसके बाद आया 400 BC, उसके बाद आया 300 BC, फिर 200 BC, उसी तरह से फिर आ जाएगा 1 BC, फिर 1 AD, 2 AD, इस तरह से बढ़ता जाता है. द मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 1 BC इज 2 BC. The meaning of 1 year before 2 BC is 3 BC. The meaning of 1 year before 3 BC is 4 BC. The meaning of 1 year before 4 BC is 5 BC. In other words, firstly the year of 5 BC passed. After that 4 BC came. After that 3 BC. After that 2 BC and lastly 1 BC appeared. Okay? ये जो ऊपर मैंने बताया वही है. नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं. इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज इट इज लाइक बैकवर्ड काउंटिंग. नाउ इफ एनीवन रेजेस अ क्वेश्चन दैट विच ईयर इज द फर्स्ट वन एंड विच ईयर इज द लास्ट वन इन 500 BC and 2000 BC, then right answer will be 2000 BC is the first one and 500 BC is the last one. It means firstly 2000 BC passed and after that 500 BC appeared. From the above mentioned timeline, it is also clear that years after the birth of Jesus Christ are counted forward. It implies that meaning of 1 year after 1 AD is 2 AD, 1 year after 2 AD is 3 AD, 1 year after 3 AD is 4 AD, 1 year after 4 AD is 5 AD. In the mathematical language, it is like forward counting 1, 2, 3 and so on. Now, if anyone raises a question that which year is the first one and which year is the last one
in 500 AD and 2000 AD? Then right answer will be 500 AD. Sorry, then right answer will be 500 AD is the first one and 2000 AD is the last one. It means firstly the year 500 AD passed and after that 2000 AD appeared. अब दोस्तों थोड़ा टाइम ग्लोसरी को देख लेते हैं. द ग्लोसरी रिलेटिंग टू टाइम इज नोन एज टाइम ग्लोसरी. Some important terms associated with time are decade, the period of 10 years, उसको डीके कहते हैं. क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी किसे कहते हैं? 1/4 पार्ट क्वार्टर, दैट इज 25 ईयर्स ऑफ द सेंचुरी, उसको क्वार्टर कहते हैं. जैसे 1 से लेके 25 तक, किसी भी सेंचुरी का 1 से लेके 25 तक उसका क्वार्टर कहा जाता है. वो पहला क्वार्टर होता है. 25 से 50 दूसरा क्वार्टर, 50 से 75 तीसरा क्वार्टर और 75 से 100 चौथा क्वार्टर होता है. फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी किसे कहते हैं? फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ द सेंचुरी, दैट इज पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 50 ईयर. सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, लास्ट 50 ईयर्स ऑफ द सेंचुरी, दैट इज द पीरियड फ्रॉम 51st ईयर टू 100th ईयर. Century, the period of 100 years. Millennium, the period of 1000 years. Circa, जिसको CA./C. से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कहते हैं. If the exact date is not known, then the word circa is used. मीन्स जहाँ पे एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता होती वहाँ सिरका यूज कर देते हैं. In short, circa is denoted as CA. or C. Example, C. 1500 BC to 600 BC. The Vedic culture period means that the exact date of Vedic culture period is not known, but C. 1500 BC to 600 BC is somewhere close to that. तो एग्जैक्ट नहीं पता है तो अप्रॉक्सीमेट इंफॉर्मेशन देने के लिए सिरका यूज़ किया जाता है, या फिर CA. उसको /C. से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अभी थोड़ी कुछ और जानकारी है वो भी देख लेते हैं. फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century AD मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1901 AD to 1910 AD. फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century AD मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1941 AD to 1950 AD. एट्थ डिकेड ऑफ 20th century AD मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1971 AD to 1980 AD. द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century AD मीन्स the period from 1991 AD to 2000 AD. First quarter of 20th century AD means the period from 1901 AD to 1925 AD. Fourth and last quarter of 20th century AD means the period from 1975 AD to 2000 AD. और देख लेते हैं दोस्तों. First half of 20th century AD means from 1901 AD to 1950 AD. Second half of 20th century means 1951 AD to 2000 AD. 6th century BC means 600 BC to 500 BC. 4th century BC means 400 BC to 301 BC. 16th century AD means 1501 AD to 1600 AD. 20th century AD means 1901 AD to 2000 AD. Second millennium BC, 2000 BC to 1001 BC. First millennium BC, 1000 BC to 1 BC. First millennium AD, 1 AD to 1000 AD. सेकेंड मिलेनियम AD 1001 AD to 2000 AD. अब दोस्तों देखने में तो ये बहुत सिंपल चीज़ें लग रही हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं. तो किसी भी चीज़ को आप इजी समझ के छोड़ नहीं सकते हैं, सब पढ़ के आपको चलना पड़ेगा. ठीक है दोस्तों. तो अगला टॉपिक दोस्तों मैं जो लेने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट एराज का लेने जा रहा हूँ. उसमें हम पढ़ेंगे नेम ऑफ एरा, कब से वो माना जाता है, एंड उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला एरा है हमारे पास काली एरा.
जिसको माना जाता है बिगनिंग 3102/3101 BC, बिगन 20 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ महाभारता वॉर। सेकेंड एरा है सप्तर्षि/लौकिका एरा 3077-3076 BC started after the expiry of 25 Kali year. ओके फ्रेंड्स। बुद्धिस्ट एरा 544 BC से माना जाता है टू कोमेमोरेट द परिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा। इसको शुरू किया गया। ये फैक्ट्स कभी कभी पूछ ले जाते हैं सीधा सीधा। नेक्स्ट है दोस्तों जैन एरा 527 BC टू कोमेमोरेट द परिनिर्वाण ऑफ महावीर। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट विक्रम/कृता/मालवा एरा 58/57 BC starting, commenced by Vikramaditya, the local king of Ujjaini, Malwa, to commemorate the victory over the Sakas. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका साका एरा, जिसको माना जाता है 78 AD से, commenced by कुशान रूलर कनिष्क on the occasion of his ascendance to the throne. Saka era is known as Salivahan Sakabda in South India. The government of India adopted Saka era along with the Gregorian calendar, that is Julian calendar/Christian calendar, as national calendar on 22nd March 1957, 1st Chaitra 1879 Saka. दोस्तों इसमें ना ये देखिए कई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहले बात, हमारा नेशनल कैलेंडर किस पे बेस्ड है? साका संवत पे बेस्ड है। और डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब अपनाया गया इसको, और ये साका संवत पे बेस्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं दोस्तों। कलचुरी एरा 248 AD से बिगनिंग, founded by Abhir King Ishwar Sen, later on used by Traikutaka ruler and Kalchuris of Chedi. Okay friends. Next है गुप्ता एरा 319 AD to 20 AD, founded by Gupta ruler Chandragupta I on the occasion of his ascendance to the throne. After the fall of Guptas, the Maitrakas of Vallabhi used this era with a new name Vallabhi Samvat. The beginning of Gupta era was fixed by J.F. Fleet in 1887 AD. Banga/Bengali 593 AD से starting, to mark the ascent of Shashank, ruler of Bengal. Next era है हर्षा एरा 606 AD, founded by Harshvardhan of Kannauj to pronounce his ascendance to the throne. Next संवत देखते हैं दोस्तों, हिजरी संवत 622 AD से स्टार्टिंग है, founded by Umar, the second caliphate of Khilafat Empire, to commemorate the hijrat from Makkah to Medina by Hazrat Muhammad. ये जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों, ये जो हिजरत है ना, ये एक यात्रा की थी हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की, उसकी शुरुआत हुई थी, उसी समय इसको माना जाता है हिजरी संवत को, स्टार्टिंग उसकी। नेक्स्ट है दोस्तों कोल्लम संवत, कोल्लम एरा 825 AD, एन एरा दैट इज यूज इन मालाबार केरला। नेक्स्ट है दोस्तों नेवारी/नेपाली एरा 879 AD, फाउंडेड बाय जयदेव माल। नेक्स्ट है दोस्तों चालुक्या विक्रमा एरा, स्टार्टिंग मानी जाती है 1076 AD से, फाउंडेड बाय विक्रमादित्य सिक्स्थ, द चालुक्या रूलर ऑफ कल्याणी, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडेंस टू द थ्रोन। नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मण एरा, जिसकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1119 AD से, फाउंडेड बाय सेन रूलर ऑफ बंगाल लक्ष्मण सेन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एरा है दोस्तों सिख/नानक शाही एरा
1469 टू कोमेमोरेट द बर्थ ऑफ गुरु नानक। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बर्थ जो डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एरा और बचते हैं दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। इलाही एरा 1556 AD, फाउंडेड बाय मुगल रूलर अकबर इन 1584 AD, बट इन 1658 AD औरंगजेब अबॉलिश्ड द यूज ऑफ इलाही एरा। तो बस इतना दिमाग में रख लीजिए, इलाही एरा किससे संबंधित है, अकबर और औरंगजेब से। डेट थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राज साका एरा 1674 AD, इंपॉर्टेंट है। 1674 AD से स्टार्टिंग है, फाउंडेड बाय मराठा छत्रपति शिवाजी टू प्रोनाउंस हिज असेंडेंस टू थ्रोन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस एरा से संबंध है हमारे छत्रपति शिवाजी जी महाराज का। ठीक है, आजकल बहुत ये उसमें चल भी रहे हैं, बहुत इनका वो किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों थोड़ा ये कैलेंडर्स के बारे में देख लेते हैं, एक सीक्वेंस देख लेते हैं, कैलेंडर किस सीक्वेंस में डेवलप हुए हैं। डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर, मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर का शुरू से लेके लास्ट तक का। पहले इसको जूलियन कैलेंडर के नाम से ये आया, इंट्रोड्यूस्ड इन 46 BC बाय रोमन किंग जूलियस सीजर। फिर ये इसका नाम बदल के क्रिश्चियन कैलेंडर हुआ, इंट्रोड्यूस्ड इन 527 AD बाय मॉन्क डायनोसियस इक्सीगस। फिर बाद में आगे चल के इसका नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर पड़ गया, इंट्रोड्यूस्ड इन 1852 AD बाय रोमन पोप ग्रेगरी 13th। Gregorian calendar is modified form of Christian calendar and Christian calendar is modified form of Julian calendar। ठीक है, Gregorian calendar is modified form of Christian calendar and Christian calendar is modified form of Julian calendar. It means these calendars are loosely synonymous to one another. Okay, अब ये देख लेते हैं दूसरा पॉइंट दोस्तों, एरा इन इंग्लिश, संवत संस्कृत, सन इन अरबिक। तो ये जो वोकैबुलरी हम यूज़ करते हैं वो इन्होंने थोड़ा सा बता दिया है कि संस्कृत में संवत कहते हैं, इंग्लिश में एरा कहते हैं, अरबिक में सन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कैलेंडर्स के बारे में। द एराज एक्सेप्ट विक्रम, साका एंड हिजरी एरा आर आइदर वेनिस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम और स्टिल इन यूज इन स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है दोस्तों, नेशनल कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं। Saka Samvat is used in some government sectors customarily, officially, whereas Gregorian calendar is used everywhere practically. Next point, every region has his own calendar, especially for religious regional festival and fairs. अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन ऑफ एराज, with the help of above mentioned table, any era can be converted into other era. Conversion of AD of Christian era in Vikram era. For conversion of AD era in Vikram era, 57 is added to AD. For example, convert 2013 AD into Vikram era. AD ईयर लिखेंगे प्लस 75 कर देंगे तो वो विक्रम एरा दे देगा हमें। Conversion of Vikram era into AD era. To find AD era from Vikram era, 57 is subtracted from Vikram era. Convert 2070 Vikram era into AD era. अब जैसा हमने पीछे देखा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला आप रेफर कर सकते हैं, देखिए दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं ना। ठीक है, यही फॉर्मूला दोनों के लिए यूज हो सकता है, AD से विक्रम, विक्रम से AD में। ठीक है, वही चीज़ है, थोड़ा इधर उधर कर दिया है इन्होंने, 57 को प्लस माइनस दिखा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ AD एरा इनटू साका एरा। ठीक है, विक्रम वाला देख लिया हमने, अभी साका देख रहे हैं, AD टू साका। टू गेट साका एरा फ्रॉम AD एरा, 78 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम AD। कन्वर्ट 2013 AD इनटू साका एरा। AD ईयर है 2013, उसमें से 78 माइनस किया, हमको मिल गया साका एरा। नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ साका एरा इनटू AD एरा। टू फाइंड इक्विवेलेंट AD एरा फ्रॉम साका एरा, 78 इज एडेड टू साका एरा।
कन्वर्ट 1935 साका एरा इनटू एडी एरा। साका एरा में हम 78 ऐड कर देंगे, हमको एडी एरा मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा इनटू हिजरी एरा। टू कैलकुलेट हिजरी एरा फ्रॉम एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा, द फॉलोइंग फॉर्मूला C, that is Christian era, minus 622 bracket close into 33/32 is equal to H, that is Hijri era। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, 2013 को हमको हिजरी एरा में कन्वर्ट करना है, तो उसमें से हमने पहले 622 को माइनस किया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 33/32 से, हमको मिल गया 1434 हिजरी एरा। तो इस तरह से हमने एरा भी समझ लिया है। इसमें दोस्तों इम्पॉर्टेंट था ये वाला आपका विक्रम, ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ये ध्यान में दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ हिजरी एरा इनटू एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा। टू कैलकुलेट एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा फ्रॉम हिजरी एरा, द फॉलोइंग फॉर्मूला H into 32/33 plus 622 is equal to C is used. For example, convert 1434 हिजरी एरा into AD of Christian era। इसके लिए क्या करेंगे, हिजरी एरा जो दिया हुआ है 1434, उसमें 32/33 का मल्टीप्लाई किया हमने, उसमें 622 जोड़ दिया, ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ था इसी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें 2013 मिल गया। इसको आप लोग दोस्तों ये सब जो है ना एक बार देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है। मेनली जैसा कि मैंने बताया वो विक्रम, साका और ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही पूछता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लेकिन याद ये भी रखिएगा कब कौन सा आयोग किस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, नो वन नोज। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम लोग अपने जो हिस्ट्री है उसका डिवीज़न को देख लेते हैं, किस तरह से डिवीज़न किया जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं बाईपार्टाइट डिवीज़न। हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 periods, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। द पीरियड that has no written evidence is called prehistoric period, and फिर से देखते हैं दोस्तों एक बार। The history is generally divided into 2 periods, prehistoric and historic. The period that has no written evidences is called prehistoric period, and the period that has written evidences is known as historic period. In other words, the period before the beginning of writing is called prehistoric period, and the period after the beginning of writing is known as historic period. तो मोटा मोटी समझ लें दोस्तों, जब लिखने की कला हमने डेवलप नहीं की थी तब तक के पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और जब हमने राइटिंग की कला डेवलप कर ली और उसको समझने लगे तो उसको कहा हमने हिस्टोरिक पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड is accepted as 30 lakh BC to 600 BC, and the time period of historic period as 600 BC to till date. ये तो था बाईपार्टाइट डिवीजन। अब नेक्स्ट है आपका ट्राईपार्टाइट डिवीजन, उसको भी देख लेते हैं। ट्राईपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इज मोर प्रेवलेंट इन प्रैक्टिस, ज़्यादा ये प्रेवलेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 periods, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। अब देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को देखते हैं। 30 lakh BC to 2500 BC, द पीरियड फॉर विच नो रिटन एविडेंस इज अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल लिथिक स्टोन पीरियड। तब हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं थे, उस पीरियड को हमने कहा प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, 2500 BC to 600 BC, the period for which written evidence is available but either their script has not been deciphered or their written documents have not been confirmed with archaeological evidences. Example, Indus Valley civilization and Vedic culture. In case of Indus civilization, we have not yet been able to decipher their script, and in case of Vedic culture, we have not
suffice archaeological evidences to confirm written evidences of that period. तो मतलब ये है दोस्तों कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो पीरियड है जब हमारे पास रिटर्न एविडेंस था, लेकिन या तो उसे हमने डिसाइफर नहीं किया, हम उसको पढ़ नहीं पाए, या तो पढ़ पाए तो उसको सपोर्ट करने के लिए आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में हमारे पास रिटर्न एविडेंस है, लेकिन हम उसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए, तो समझ ही नहीं पाए लिखा क्या है। और वैदिक कल्चर के बारे में कह सकते हैं कि हमारे पास रिटर्न एविडेंस है, लेकिन आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है जिसको हम उसकी सत्यता पे विश्वास कर सकें, इट्स ट्रूनेस। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हिस्टोरिक पीरियड 600 BC टिल डेट, द पीरियड फॉर विच रिटर्न एविडेंसेज इज अवेलेबल, महाजनपद पीरियड टू टिल डेट। रिटर्न एविडेंस भी है, हमने उसे पढ़ भी लिया है, हम समझ भी पाए हैं उसमें लिखा क्या है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं क्या होती है। जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफ सेलेरियस 1638 to 1707 AD was the first historian who gave us tripartite division of history. He divided history into three periods: ancient, medieval, modern history. After him, this tripartite division became standard for history writing or reading. Okay friends, next देखते हैं। For convenience to study, Indian history is divided into 4 periods. Okay friends, देख लेते हैं कौन कौन से पीरियड हैं। एंशंट इंडिया बिगनिंग 647 AD, that is from lithic period to death of Harsha. Medieval India 647 AD to 1757, that is from death of Harsha to battle of Plassey. Modern India 1757 to 1990, that is from battle of Plassey to globalization. Post-modern India 1991 to till date, that is from globalization to till date. दोस्तों ये ना एक अपने दिमाग में एक मैप बना रहना चाहिए, मतलब ये पीरियड का डिवीज़न कैसे है ये आपके दिमाग में बना रहेगा ना, तो चीज़ें ईजिली आप रिमेंबर कर पाएंगे। अब इसको फर्दर पढ़ लेते हैं कि एंशियंट इंडिया का पीरियड कैसे है। एंशियंट इंडिया द बिगनिंग 647 AD, ये पीछे देखा हमने, उसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जैसा हमने जाना कि जिसमें रिटर्न एविडेंस ही नहीं थे, 30 लाख BC to 600 BC। इंडस सिविलाइजेशन जिसको हमने लिखा प्रोटो हिस्टोरिक, वैदिक कल्चर भी प्रोटो हिस्टोरिक में ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपकी 2500 BC to 1750 BC। वैदिक कल्चर है आपका 1500 BC to 600 BC। महाजनपद पीरियड है आपका 600 BC to 322 BC। ये भी दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कौन सा कब से कब तक था, ठीक है, तो जानना जरूरी है। और एंशंट में ही आपका आता है मॉडर्न पीरियड 322 BC to 185 BC। पोस्ट मॉडर्न पीरियड प्री गुप्ता पीरियड 185 BC to 319 AD। गुप्ता पीरियड 319 AD to 550 AD। पोस्ट गुप्ता पीरियड ऑब्लिक वर्धन डायनास्टी 550 AD to 647 AD। ओके दोस्तों, अब ये नोट जरा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पीरियड्स: लिथिक पीरियड दैट इज स्टोन पीरियड, कॉपर पीरियड एंड आयरन पीरियड। ठीक है दोस्तों, टूल्स के हिसाब से प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसी तरह से मिडाइवल पीरियड को देख लेते हैं, 647 to 1757। अर्ली मिडाइवल पीरियड 647 to 1206। सल्तनत पीरियड 1206 to 1526। मुगल पीरियड 1526 to 1707। इसी तरह से मॉडर्न पीरियड देख लेते हैं, 1757 to 1990। फर्स्ट फेज था इसमें जब ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशनिज्म शुरू हुई, कॉलोनीज बनाना उन्होंने शुरू किया, तो उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज द मर्केंटाइल फेज 1757 to 1813। मोनोपोली ऑफ ट्रेड, इसका फीचर क्या था? मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों। सेकंड इंडस्ट्रियल फेज 1813 to 1858।
पीरियड ऑफ लासेस फेयर दैट इज फ्री ट्रेड। ये सीधा लासेस फेयर का पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। थर्ड फेज द फाइनेंशियल फेज 1860 टू 1947 फाइनेंस इंपीरियलिज्म पीरियड ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब यहाँ से ब्रिटिश कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट किया जाने लगा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स नेटिव स्टेट्स के हिसाब से भी हमने जो 1757 से 1947 तक का पीरियड है उसको डिवाइड किया है कि उनकी पॉलिसी कैसे कैसे बदली है। रिंग फेंस पॉलिसी इन्होंने चलाई 1757 से 1813 तक। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी चलाई 1813 टू 1858। सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी इन्होंने चलाई 1858 से 1935 तक। इक्वल फेडरेशन पॉलिसी चलाई 1935 से 1947 तक। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल मूवमेंट के हिसाब से भी मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस 1885 टू 1905 जिसको मॉडरेट फेज कहा गया। सेकंड फेज ऑफ कांग्रेस 1905 टू 1917 जिसको एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा गया। थर्ड फेज ऑफ कांग्रेस 1917 टू 1947 गांधीयन एरा। ये सब दोस्तों ये जितना अभी तक हमने देखा इसको हम लोग डिटेल में अब पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने देखा है ये इंडियन हिस्ट्री का। तो अब दोस्तों अगला हम लेके आएंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों आप लोग लूसेंट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ें, ठीक है दोस्तों, और अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये जो बुक है ना ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंडिस्पेंसिबल है। कई सालों से 20-25 सालों से जिसने इस बुक को मास्टरी कर ली उसका एग्ज़ाम क्लियर होना ही होना है, स्पेशली स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स। मैं बता रहा हूँ चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, लूसेंट रामबाण की तरह काम करती है स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में। मैंने खुद कई बार देखा है कि क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये बुक तो मस्ट है आपके लिए, आपको करनी ही करनी है। तो दोस्तों आगे के वीडियोस के लिए जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, किसी यूज़ का लगा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो बुक है ना ये एक आपके लिए जड़ी बूटी है। आप इसको पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बुक को कंप्लीट करने के बाद मैं यूपीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज़ इंग्लिश मीडियम में करवाऊँगा। तो आप अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं और उसकी पीवाईक्यूज़ लगा लेते हैं प्लस करंट अफेयर्स अपडेट कर लेते हैं तो स्टेट पीसीएस कोई भी हो आप आराम से इजीली क्रैक कर लेंगे। प्रीलिम्स तो 100% क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।